गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निशान डिजिटल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास का टॉपिक रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है अपने बेटा रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक है, तो रासायनिक संयोजन के नियम को अगर अपन समझें बेटा, है ना, ध्यान से, ठीक है, तो हमारा टॉपिक है रासायनिक संयोजन के नियम। ये दिया क्यों है तो आपको समझना पड़ेगा, याद रखो आप। परमाणु परमाणु बराबर अणु। ठीक है, तो जब परमाणु परमाणु से जुड़ता है तो अणु बनेगा और परमाणु के जुड़ने को बोलते हैं संयोजन। और इस संयोजन को समझाने के लिए दिए गए नियम, तो उन्हें क्या कहा गया? रासायनिक संयोजन के नियम। ये हमारा टॉपिक हो गया बेटा, क्लियर है यहां तक? अब रासायनिक संयोजन के नियम कितने हैं सर? तो रासायनिक संयोजन के नियम हैं 5-6। ठीक है, कोई 6 पढ़ाता है, कोई 5 पढ़ाता है। अभी 11th क्लास में कम है बेटा, लेकिन हम सारे नियम कोशिश करेंगे पढ़ने की, समझने की। ठीक है, तो पहला नियम है आपके, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। तीसरा गुणित अनुपात का नियम। चौथा है बेटा व्युत्क्रम अनुपात का नियम। 5वें नंबर पर आ रहा है आपके बेटा आवोगाद्रो का नियम। छठा गैलू-सेक का नियम। 7वां डाल्टन का नियम। यह है रासायनिक संयोजन के नियमों को समझाना बेटा। अगर आपको रासायनिक संयोजन का टॉपिक समझना है तो आप इन नियमों को समझो और आपको रासायनिक संयोजन का नियम समझ में आएगा। अब रासायनिक संयोजन के नियम को समझने के लिए पहले हमें कुछ चीजें और समझनी पड़ती है। तो पहला छोटा टॉपिक आता है परमाणु भार। ठीक है, परमाणु भार कैसे निकालते हैं बेटा? जैसे नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं,
तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग ही क्या कहलाता है? परमाणु भार। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या का क्या कर दो? योग कर दो। तो कुछ तत्वों के परमाणु भार याद कर लो। हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16। अब ये परमाणु भार किस में चल रहा है बेटा? ग्राम में। तो इसे बोलेंगे ग्राम परमाणु भार। तो इनके पीछे आप ग्राम लगा दो। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा अनुपात। दूसरा शब्द आपको समझना पड़ेगा, अनुपात। अनुपात क्या होता है? बड़े बड़े अंकों को काट कर छोटा कर देना अनुपात कहलाता है। तो बड़े अंक का सरल रूप, जैसे 25:50। तो सरल अनुपात क्या आया बेटा? या अनुपात क्या आया? तो 1:2। अब अनुपात 2 टाइप का होता है, एक सरल अनुपात और एक जटिल अनुपात। सरल अनुपात कहता है कि जब अंकों को काटा जाए तो उनके अंक पास पास आए, जैसे 1, 2, 2, 3, 3, 4 या 1:2:3। तो ये सब कहलाते हैं सरल अनुपात। लेकिन जब मैंने किसी को काटा तो 1:7 आया, या 3:11 आया, या 3:7 आया बेटा। तो ये सारे अनुपात क्या कहलाते हैं? जटिल अनुपात। तो सरल अनुपात और जटिल अनुपात में अंतर क्या है? कि जब अंक पास पास हो तो सरल अनुपात और अंक दूर दूर हो तो जटिल अनुपात। ठीक है, अब पहला नियम समझते हैं। नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है बेटा? कि जैसे हमने एक अभिक्रिया लिखी, अभिक्रिया में तीर के पीछे क्रिया कारक होते हैं और तीर के आगे उत्पाद होते हैं। तो ये आपके क्रिया कारक कहलाएंगे और ये उत्पाद कहलाएगा। तो क्रिया कारक का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पाद का कुल द्रव्यमान। तो क्रिया कारक का कुल वजन उत्पाद के कुल वजन के बराबर हो, इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। C+O2 तीर का निशान CO2। ठीक है, अब आप बताओ, कार्बन का वजन 12, 2 ऑक्सीजन का वजन 32, टोटल करने पर आंसर आया 44 ग्राम। तो इसका वजन भी कितना हुआ? 44 ग्राम।
तो क्रिया से पहले का वजन और क्रिया के बाद का वजन क्या आया? बराबर। तो इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा एग्जाम्पल करके देखते हैं। H2 प्लस O2 तीर का निशान H2O। कोई भी सवाल करने से पहले अभिक्रिया को क्या करना बेटा? संतुलित करके देखना। ठीक है, इधर ऑक्सीजन 1, इधर ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पे लगा दो 2, तो हाइड्रोजन के आगे लगा दो 2। अब एक हाइड्रोजन का वजन 1 होता है, ऑक्सीजन का वजन 16 होता है, तो इस हिसाब से बताओ क्या आया बेटा? 4 हाइड्रोजन का वजन 4 ग्राम। ठीक है, 2 ऑक्सीजन का वजन 32 ग्राम। टोटल करा तो आंसर आ गया 36 ग्राम। ठीक है, अब एक जल का वजन होता है 18 ग्राम। 2 से गुणा करने पर आया बेटा 36 ग्राम। तो क्रिया से पहले का वजन और क्रिया के बाद का वजन क्या आ रहा है? देखो, बराबर। इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, अगला नियम आता है हमारे पास सेकंड। स्थिर या फिर निश्चित संगठन का नियम। स्थिर या निश्चित संगठन का नियम क्या कहता है, इसको समझते हैं। ये नियम कहता है बेटा कि आप कोई यौगिक बनाओ और उस यौगिक को कैसे बनाओ बेटा? अनेक विधि से बनाओ, लेकिन हर विधि में बनने वाले यौगिक में, हर विधि में बनने वाले यौगिक में परमाणु की संख्या का अनुपात, परमाणु की संख्या का अनुपात निश्चित रहेगा या फिर परमाणु के द्रव्यमान का अनुपात निश्चित रहेगा। यह है निश्चित संगठन के नियम की डिटेल। अब एग्जाम्पल समझते हैं। ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी, डी ने चार छात्र हैं जिन्होंने CO2 का निर्माण करा। इसने C प्लस O से बनाया CO2। इसने CH4 को जलाकर बनाया CO2। इसने CaCO3 को तोड़कर बनाया CO2 और किसी ने ग्लूकोज से बनाया CO2। ठीक है, चारों ने CO2 बनाया। तो अब ये अनुपात बता रहे हैं बेटा। ठीक है, तो अनुपात देखो, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात, कार्बन ऑक्सीजन, तो 1:2, 1:2, 1:2, 1:2, है ना। अब अगर इनके द्रव्यमान का अनुपात निकालें तो देखो, कार्बन का वजन 12, ऑक्सीजन का वजन 32, तो क्या आया? 12:32 को काटो तो 4 से काटो 3 बार, 4 से काटो 8 चौक 32,
3:8। तो सब में अगर द्रव्यमान का अनुपात निकालूं तो क्या आया? 3:8, 3:8, 3:8, 3:8। इसे कहते हैं स्थिर या निश्चित संगठन का अनुपात नियम। ठीक है, अब आता है आपके गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात नियम। ठीक है, गुणित अनुपात नियम क्या कहता है कि जैसे दो यौगिक ले लो, आप दो तत्व ले लो, यौगिक मत लो, दो तत्व ले लो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से भिन्न भिन्न यौगिक बने। अब ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से भिन्न भिन्न यौगिक बने तो इनमें एक तत्व की मात्रा निश्चित रहनी चाहिए और ऑक्सीजन की मात्रा बदलती रहनी चाहिए। ठीक है, तो गुणित अनुपात नियम क्या कहता है कि जब दो तत्व क्रिया करके भिन्न भिन्न यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व की निश्चित मात्रा से क्रिया करने वाले, एक तत्व की निश्चित मात्रा से क्रिया करने वाले दूसरे तत्व का द्रव्यमान या तो गुणा के रूप में होता है या सरल अनुपात के रूप में होता है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल करके बताता हूं। ठीक है, तो N2O, N2O2, N2O3, N2O5। ठीक है, अब इसमें तीनों में देखो या चारों में देखो, आप N2O4 भी ले सकते हो आप। ठीक है, N2O4, N2O5। अब इन पांचों उदाहरण में देखो बेटा, क्या नाइट्रोजन की मात्रा फिक्स है? हाँ या ना? तो पांचों में नाइट्रोजन N2 है। N2 का मतलब हो गया 14 + 14 = 28 ग्राम। तो इन सब में नाइट्रोजन 28 ग्राम है, लेकिन ऑक्सीजन को जब देखा बेटा तो इसमें ऑक्सीजन 16 ग्राम, इसमें 2 बार ऑक्सीजन है तो 16 और 16 32, इसमें 1 16 16, 2 16 32, 3 16 48, 4 16 64, 5 16 80। ठीक है, तो 16 32 48 64 80। अगर आप इनको देखो, क्या ये 16 के पहाड़े में आते हैं सब? 1 16 16, 2 16 32, 3 16 48, 4 16 64, 5 16 80। क्या आपने यहाँ पर 16 से गुणा करा क्या? अब इनको काट भी तो सकते हैं बेटा, तो काट के बताता हूं आपको मैं। देखो आप 1:3:4:5। बोलो, आया समझ में क्या कहता है गुणित अनुपात का नियम? दोबारा समझे। जब दो तत्व आपस में क्रिया करके, दो तत्व कौन कौन? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जब दो तत्व आपस में क्रिया करके भिन्न भिन्न यौगिक बनाते हैं तो
एक तत्व की निश्चित मात्रा से जुड़ने वाले दूसरे तत्व का द्रव्यमान, दूसरे तत्व का द्रव्यमान, ठीक है बेटा। दूसरे तत्व क्या द्रव्यमान या तो गुणा के रूप में होता है या तो गुणा के रूप में होता है या सरल अनुपात के रूप में होता है। इसे कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। क्लियर यहां तक? क्या कहते हैं बेटा? गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। सपोज करो कि एक क्वेश्चन आ गया बेटा, ठीक है, यहीं पे करते हैं। सल्फर और ऑक्सीजन, नए पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन करते हैं, सल्फर और ऑक्सीजन के यौगिक बने और वो यौगिक गुणित अनुपात नियम का पालन कर रहे हैं। किसका पालन कर रहे हैं? गुणित अनुपात नियम का पालन कर रहे हैं। अगर उनका पहला यौगिक SO2 है बेटा, तो दूसरा यौगिक कौन होगा? ठीक है, दूसरा यौगिक कौन होगा? ठीक है, तो अब ऑप्शन आ गए बेटा, ठीक है। ऑप्शन की जरूरत ही नहीं, अगर आप बोलो तो ऐसे ही कर ले इस सवाल को। तो बताओ क्या करेंगे? यहाँ पर सल्फर की मात्रा कांस्टेंट कर दो, ऑक्सीजन की मात्रा एक और बढ़ा दो, तो क्या आ गया? SO3। क्योंकि यही तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। देखो, एक तत्व की मात्रा निश्चित रखेंगे लेकिन दूसरे की मात्रा बदलती रहेगी, तो ये क्या कहलाता है? गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, आगे यहां तक बात समझ में बेटा? क्लियर? चलो आगे पढ़े फिर, है ना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। हमने कौन सा करा? सल्फर और ऑक्सीजन से बनाया हमने, तो पहला यौगिक SO2 बना सपोज करो, तो दूसरा यौगिक क्या होना चाहिए बेटा? SO3। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर H और O को जोड़कर मैंने पहला यौगिक H2O बनाया, तो दूसरा यौगिक क्या होना चाहिए? सोच के बताओ आप। तो दूसरे यौगिक का आंसर क्या आएगा? तो दूसरा यौगिक आना चाहिए बेटा H2O2, है ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर कार्बन और ऑक्सीजन से आपने गुणित अनुपात पढ़ा और पहला यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, तो दूसरा यौगिक क्या होना चाहिए आपके अनुसार? बताओ। तो दूसरा यौगिक होना चाहिए CO2। आगे यहां तक बात समझ में बेटा? क्लियर? चलो आगे पढ़े। ठीक है, अब आता है गुणित अनुपात के बाद व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम। अब व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या कहता है बेटा? ध्यान से सुनना, ठीक है। एक तत्व की निश्चित मात्रा, एक तत्व की निश्चित मात्रा से मैंने दो तत्व जोड़े, A और B। ठीक है, तो A और B को जब जोड़ा तो A और B का द्रव्यमान का अनुपात सरल अनुपात आना चाहिए सर। A और B का अनुपात
सरल अनुपात आना चाहिए बेटा। लेकिन अगर ए और बी आपस में क्रिया करते हैं तो यहां भी क्या आना चाहिए? सरल अनुपात आना चाहिए। यह है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। अब इसे ओरिजिनल उदाहरण से समझा देता हूं बेटा आपको, ठीक है ना? ओरिजिनल उदाहरण लेकर समझाता हूं। देखो, हाइड्रोजन की क्रिया मैंने सल्फर और ऑक्सीजन से कराई, ठीक है? सल्फर और ऑक्सीजन से कराई। अब मुझे पता है कि ये सल्फर से क्रिया करके H2S बनाता है और ये H2O बनाता है। H2S और H2O में आपने देखा कि H2 की मात्रा कैसी है? समान है, हाँ या ना? H2 की मात्रा कैसी है बेटा? समान है। लेकिन जब मैंने सल्फर और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात निकाला, किस किस का बेटा? है ना? ऑक्सीजन और सल्फर के द्रव्यमान का अनुपात निकाला तो वो कितना आया? 16:32, 1:2। ध्यान देना, कितना आया? 1:2। लेकिन जब सल्फर और ऑक्सीजन खुद ने क्रिया करी बेटा, ठीक है, तो अब इनके द्रव्यमान का जब अनुपात निकाला तो वो आया कितना? 32 और 32, 1:1। यह है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। मतलब क्या कहता है बेटा? एक तत्व की निश्चित मात्रा से जुड़ने वाले दो भिन्न भिन्न तत्वों का द्रव्यमान, एक तत्व की निश्चित मात्रा से जुड़ने वाले दो भिन्न भिन्न तत्वों का द्रव्यमान या तो सरल अनुपात में होता है, ठीक है? अगर ये दोनों भी क्रिया करके यौगिक बनाते हैं तो इस यौगिक में भी इनका द्रव्यमान सरल अनुपात में होगा। दोबारा समझाऊं बेटा? जब एक तत्व की निश्चित मात्रा से दो भिन्न भिन्न तत्व क्रिया करते हैं तो इन तत्वों का बोलो द्रव्यमान सरल अनुपात में होता है। यदि ये तत्व भी क्रिया करके क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं, तो इनका द्रव्यमान भी सरल अनुपात में होगा। यह है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास इसके बाद आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो का नियम कहता है बेटा, ध्यान से समझना, ठीक है, कि हमने 3 डिब्बे लिए सेम टू सेम। तो जब डिब्बे सेम हैं तो सोचो बेटा आयतन कैसा होगा? समान होगा। तीनों एक ही जगह पे रखे हैं तो स्थिर ताप, एक ही वायु में रखे हैं तो दाब भी समान होगा। लेकिन इसमें भरी हमने हाइड्रोजन गैस, इसमें भरी ऑक्सीजन गैस, इसमें भरी नाइट्रोजन गैस। तो आवोगाद्रो ने क्या बोला? ठीक है, स्थिर ताप और दाब पर
स्थिर ताप और दाब पर, ठीक है, भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है। जैसे सपोज करो कि इसमें 1 करोड़ अणु है, तो इसमें भी कितने आए? 1 करोड़। इसमें भी कितने आए? 1 करोड़। बोलो हाँ या ना। तो भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन में, अब 1 करोड़, करोड़ का मतलब क्या है? संख्या। तो तीनों में संख्या कैसी है बेटा? समान है, हाँ या ना? ठीक है, संख्या क्या है? समान है ना? ठीक है, अब संख्या भी क्या है सर? समान है। संख्या को किससे लिखते हैं? n। आयतन को किससे लिखते हैं? v। तो आयतन समानुपाती n। आगे बात समझ। आयतन बढ़ेगा तो अणुओं की संख्या भी बढ़ेगी। जैसे क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर। 1 लीटर में सपोज करो कि 5 अणु है, तो 2 लीटर में कितने हो जाएंगे? 5 × 2 = 10। 3 लीटर में 5 × 3 = 15। तो 4 लीटर में 5 × 4 = 20। ये है अवोगाद्रो का नियम। अब आता है गैलुसेक का गैस आयतन नियम। गैलुसेक का गैस आयतन नियम। अब गैलुसेक ने क्या करा बेटा? गैसों पर अध्ययन करा। किस पर? गैस पर क्या करा? अध्ययन करा। और गैसों को किसमें नापा जाता है? आयतन में। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि यदि किसी अभिक्रिया में क्रियाकारक और उत्पाद, ठीक है, क्रियाकारक और उत्पाद क्या हो बेटा? गैस हो, तो इनका आयतन भी सरल अनुपात में होगा। इनका आयतन किस में होगा? सरल अनुपात में होगा। तो चलो पहले इसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब अगर पूछे कि यहाँ हाइड्रोजन के कितने आयतन हैं, तो 3 आयतन है। 3 आयतन। नाइट्रोजन का 1 आयतन। अमोनिया का 2 आयतन। तो देखो क्या आ रहा है बेटा? 3:1:2। क्या है ये सर? सरल अनुपात है सर। ठीक है बच्चा, समझ में आया कुछ? तो गैलुसेक क्या सिखाता है बेटा? कि अगर क्रियाकारक और उत्पाद गैस है, तो ऐसी अभिक्रियाओं में जब इनका आयतन का अनुपात निकाला जाए, तो वो सरल अनुपात में होना चाहिए। इसे कहते हैं गैलुसेक का गैस आयतन नियम। ठीक है, लास्ट पढ़ते हैं हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत।
जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्लियर यहां तक? आगे बेटा बात समझे। तो जॉन डाल्टन ने क्या बताया? उसने बताया कि परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम भाग है, जिसका और आगे विभाजन नहीं कर सकते, मतलब कि अविभाज्य होता है। ठीक है। एक जैसे परमाणु जब भी जुड़ेंगे तो तत्व बनेगा, लेकिन अलग अलग परमाणु जुड़ेंगे तो यौगिक बनेगा। जैसे ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से जोड़ा तो ऑक्सीजन तत्व बना, लेकिन मैग्नीशियम से ऑक्सीजन को जोड़ा तो MgO बना, जो एक यौगिक है बेटा। ठीक है। अगला एरो क्या कहता है कि एक तत्व या एक पदार्थ में जितने भी परमाणु हैं बेटा, उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण समान होते हैं। जैसे तांबा 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 तांबा। आपके तांबे के तार में 4 तांबे के परमाणु हैं, सपोज करो, तो चारों तांबे के परमाणुओं के भौतिक गुण और रासायनिक गुण समान होंगे। अगला कहता है बेटा वो कि अलग अलग पदार्थ के परमाणु, अलग अलग पदार्थ के परमाणु के गुण भी क्या होंगे? अलग अलग। जैसे लोहे के गुण अलग और तांबे के गुण अलग, इसके भौतिक गुण भी अलग बेटा। और रासायनिक गुण भी अलग होते हैं बेटा। ठीक है। और आगे क्या कहता है बेटा ये? है ना, ध्यान से सुनो कि जब परमाणु जुड़ते हैं तो वो निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं। परमाणु निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं और परमाणु जुड़ते समय सरल अनुपात भी रखना चाहते हैं। जैसे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से जोड़ा तो H2O बना 2:1। मैंने ऑक्सीजन को कैल्शियम से जोड़ा तो CaO 1:1। मैंने सर, ठीक है, ध्यान से समझना, MgO से जोड़ा तो 1:1 बेटा, और SO2 से जोड़ा तो 1:2। तो ये है बेटा रासायनिक संयोजन के नियम। तो ये आपको निशान डिजिटल कोटा YouTube चैनल पे मिलेगा, और ऐसे ही आपको मैं निशान डिजिटल कोटा YouTube चैनल पर फर्स्ट लेसन जो 11th क्लास का है, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा, उसके टॉपिक सारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है। जो हमारी डिजिटल टीम है, निशान क्लासेस की डिजिटल टीम,
निशान क्लासेस की डिजिटल टीम सर इन लेक्चर्स को और एनालिसिस करती है, उसके बाद इनको फिल्टर करती है और इनके जो सिंपल से सिंपल लैंग्वेज हो सकती है उसे बनाकर हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ओके बेटा।